हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज से हम ऑडिट की सीरीज़ में मैं आपको चैप्टर वाइज रिवीजन जो है वो देने वाला हूँ। एक दो क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहे होंगे, मैं पहले ही बता दूं कि सर ये जो आप वीडियोस अपडेट कर रहे हो ये किस सिलेबस के लिए है, ये ओल्ड सिलेबस के लिए है या न्यू सिलेबस के लिए है। ठीक है सर, एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि ये सिलेबस कौन सा है सर। ठीक है, तो सबसे पहली बात, ये ओल्ड के लिए भी है और ये न्यू के लिए भी है। ओके, क्वेश्चन ये है कि सर क्या ये 100% न्यू के लिए या 100% ओल्ड के लिए। सर न्यू के लिए ये 100% अप्लीकेबल है, सेम अपडेटेड सब मैं ही करा रहा हूँ। और ये अभी मई 21 के लिए जो बुक मैंने बनाई थी और वो उसमें नवंबर के अमेंडमेंट शामिल है, इसके साथ ही मैं इसको कराने वाला हूँ। इस बुक के अंदर 250 से 300 आपको MCQ मिल जाएंगे और प्रॉपर वे में हम रिवीजन करेंगे। अभी रिवीजन स्टार्ट होने वाला है, तो आप देख लोगे विदिन 40 मिनट्स कैसे हमको रिवाइज करना है। ठीक, ओल्ड सिलेबस वालों ये बुक आपके लिए 85% अप्लीकेबल है। ठीक है, 15% कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं, ऐसे टॉपिक हैं जो आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो मैं पढ़ाने के साथ साथ आपको बताता जाऊंगा कि कौन सा एप्लीकेबल है या नहीं है। ओके, स्टार्ट करते हैं इस सीरीज़ को और विद इन 40 मिनट्स आपका पूरा चैप्टर जो है वो पैक होने वाला है। दोस्तों आज हम चैप्टर 1 का रिवीजन करने वाले हैं। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अपनी ये जो बुक है इसको ओपन कर लीजिए प्रॉपर वे में। एंड एक चीज़ याद रखिएगा कि यहाँ पे जैसे हमने अभी 9 या 10 लेक्चर्स जो भी प्रॉपर वे में किए थे वो इस तरीके से नहीं होंगे। यहाँ पे रिवीजन में ओनली एग्जाम ओरिएंटेड जितने भी मार्क्स हम कर सकते हैं वो हम करेंगे, जितनी भी फास्ट रिवीजन कर सकते हैं हम करेंगे, क्योंकि हमें ये चाहिए कि हम 6 से 7 घंटे में पूरा ऑडिट रिवाइज कर पाएँ। तो इस चैप्टर पे मैक्सिमम 30 to 40 मिनट्स ही हम अभी फिलहाल दे पाएंगे। तो चैप्टर जब भी आप ये रिवाइज करोगे सर, मैं कुछ चीज़ें मार्क कर देता हूँ कहाँ से आपको रिवीजन स्टार्ट करना है। सबसे पहले आपको मेरे दोस्त यहाँ पे ऐसे 220 से जो है ये AS रिवाइज करना है, फिर ऐसे 210 का जो लास्ट सेगमेंट है वो करना है, फिर उसके बाद जो डिसिप्लिन है वो करना है। देन कम फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट इन दिस चैप्टर। स्टार्ट करते हैं ऐसे 220 कि हम अपनी ऑडिट करते समय क्वालिटी कंट्रोल को कैसे इंप्रूव करें। ऐसे का लॉजिक ये है कि हम अपनी पूरी टीम को लेके अगर कहीं पे जाते हैं तो वहाँ पे काम इस तरीके से होना चाहिए कि हमारी क्वालिटी में कोई ये ना कह सके कि भैया हमने तो आपको देख के काम करने के लिए कहा था, हमें क्या पता था आपकी टीम आके करके जाएगी, और टीम करके आके गई, अब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेने के लिए तैयार नहीं हो, तो इस तरीके से रिलेशंस खराब हो जाएंगे। सो वी हैव टू मेक दिस क्वालिटी लेवल इन ऑल आवर ऑडिट प्रोसेस। तो यहाँ पे ओवरऑल हमें लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करनी है, एथिकल रिक्वायरमेंट की बात करनी है, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप की बात करनी है, ह्यूमन रिसोर्स की बात करनी है, इंगेजमेंट परफॉर्मेंस की बात करनी है एंड मॉनिटरिंग करनी है। सबसे ज़्यादा जो एग्जाम में हाईलाइटेड है दैट इज़ एथिकल रिक्वायरमेंट, और बाकी सब चीज़ें जैसे लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी बाकी सबको आप 2 स्टार में यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है सर, जो हाईलाइटेड है वो मैं आपको बताता हूँ। अब बात करते हैं लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी की। यहाँ पे कहा जाता है एक ऐसा बंदा लीडरशिप कंट्रोल करेगा जो कि स्किल हो जिसके पास कॉम्पिटेंस हो, जिसके पास क्वालिफिकेशन हो, जिसके पास एक्सपीरियंस हो हर सिचुएशन को डील करने का। एंड सबसे बड़ी बात, रिस्पॉन्सिबिलिटी वो बंदा निभाएगा जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा हर काम की। वो ये नहीं कहेगा कि मेरा तो क्लाइंट करके यहाँ पे जो गया था वहाँ पे एक माइनर बच्चा गया था, या फिर मेरा पार्टनर गया था, या फिर मेरी टीम का मेंबर गया था, इसमें मेरी क्या गलती उसकी है। नहीं, लीडर ऑलवेज वो होगा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा ओवर ऑल दी क्वालिटी, पूरे काम की क्वालिटी की, पूरे काम को शिद्दत से करवाने की, पूरे काम को टाइम से करवाने की, विदाउट डिफेक्ट करवाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा दैट इज द लीडर। ओके, नाउ वी हैव अ सेकंड पॉइंट, एथिकल रिक्वायरमेंट। एथिकल रिक्वायरमेंट में ये है कि लेट सपोज मैंने आपको एग्जांपल दिया था रेगुलर क्लास में राम जी का, कि राम जी के साथ जो लोग जा रहे हैं, जैसे राम जी ऑनेस्ट है, राम जी अनबायस्ड है, राम जी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस रखते हैं, राम जी इंटेलिजेंट हैं, राम जी प्रोफेशनल स्केप्टिज्म रखते हैं, राम जी ड्यू केयर रखते हैं, राम जी कॉन्फिडेंशियलिटी रखते हैं। ठीक है सर, ये सारी क्वालिटी राम जी के अंदर है। तो हमारा कहना ये है यहाँ पे एथिकल रिक्वायरमेंट के अंदर कि ये सारी क्वालिटी आपके मेंबर्स में भी होनी चाहिए, आपके पूरे काम में भी झलकनी चाहिए। लेट सपोज जैसे आपका नाम है हरीश चंद्र, तो हरीश चंद्र सिर्फ नाम के नहीं होने चाहिए, आपके बिहेवियर में भी वो हरीश चंद्र वाली सच्चाई जो है वो दिखनी चाहिए। तो यहाँ पे वही कहा है कि एथिकल रिक्वायरमेंट की आप जो राम जी को देख के हमने ये कॉन्ट्रैक्ट उन्हें दिया कि आप हमारे यहाँ आके ऑडिट करो, तो आपकी जो क्वालिटी है वो आपके सभी मेंबर्स में हमें दिखनी चाहिए। दैट इज एथिकल रिक्वायरमेंट। एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस ऑफ द क्लाइंट रिलेशनशिप एंड स्पेसिफिक एंगेजमेंट। उसके बाद थर्ड पॉइंट इज एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस ऑफ अ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड स्पेसिफिक एंगेजमेंट। वो ये कह रहे हैं कि आपके पास कोई बंदा आता है और कहता है कि जी हमारा ऑडिट कर दो, और आप ऑडिट करने चले जाओ, ये तरीका नहीं होता। वो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि कभी भी किसी क्लाइंट के यहाँ आप जा रहे हो तो आप बात करो प्रीवियस ऑडिटर ने कि उसने क्या काम किया था, प्रीवियस रिपोर्ट्स चेक करो, क्लाइंट का इंटरनल कंट्रोल अच्छा है या नहीं है इसको समझो,
क्लाइंट के यहाँ काम करने जा रहे हो, वो लोग आप पे कोई अनरिस्ट्रिक्टेड और ऐसी कोई कंडीशंस तो नहीं लगाएंगे, वो समझो। वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग सारे काम करते हैं, इस बात को समझो। उसके बाद आपको ये भी देखना पड़ेगा कि वो लोग आपको सपोर्ट करते हैं कि नहीं, ऑल इन्फॉर्मेशन देते हैं कि नहीं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं कि नहीं। और आपको ये भी चेक इस पॉइंट के अंदर करना पड़ेगा कि मान लो आपको चेक करने जाओ और आपको वो मना कर दे, दैट इज रेस्ट्रिक्शंस लगा दे, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स मतलब आप किसी बड़ी एंटिटी का ले लेते हो कॉन्ट्रैक्ट कि हम आपके यहाँ ऑडिट करेंगे और आप वहाँ पे जा रहे हो सिर्फ 2 मेंबर के साथ, इट इज नॉट पॉसिबल। या तो आप वहाँ पे 8 घंटे की जगह 24 घंटे काम करो, या तो प्रॉपर मेंबर्स को अलोकेट करो। तो प्रॉपर अलोकेशन भी करना है मेंबर का। दूसरी चीज़, जो मेंबर्स और जो टीम आप भेज रहे हो प्रॉपर कंपिटेंस भी होनी चाहिए, उसके बाद उनके प्रॉपर स्किल भी होनी चाहिए। और ह्यूमन रिसोर्स जो आप भेज रहे हो उनके पास प्रॉपर लैपटॉप और डिवाइसेस भी होने चाहिए कि वहाँ पे जाके काम कर सके। नाउ एंगेजमेंट परफॉर्मेंस। एंगेजमेंट परफॉर्मेंस का मतलब क्या है कि आपका बंदा अगर आपस में ही लड़ रहा है, आपने जो टीम भेजी वहाँ पे X और Y 2 बंदे हैं आपके, राम और श्याम या भी जग्गू मंगू, जो भी नाम ले लो, छोटू बड़को, जो भी आपस में आपने उन्हें भेजा वहाँ पे और वो आपस में ही बहस कर रहे हैं, इस काम को ऐसे करो, वो कहेगा नहीं इस काम को ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे। जब तक आपस में ही दोनों लोगों की रिजॉल्व नहीं होगी क्वेरी, तब तक वो आगे कैसे बढ़ेंगे। दूसरी चीज़, आप वहाँ के हेड हैं, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी अपनी टीम की कि वो टाइम से सारी चीज़ें करें, सुपरवाइज करना होगा, गाइड करना होगा कि वो अच्छे से क्वालिटी के साथ काम करें। नाउ लास्ट है मॉनिटरिंग, कि आपको टाइम टू टाइम चेक करना पड़ेगा कि वो काम कैसा कर रहे हैं। जैसे आपकी पूरी टीम है, वहाँ का हेड उनके साथ हो जो उनको गाइड करता रहे, या फिर आप नेक्स्ट डे या वीकली बेसिस पे उनसे रिपोर्ट लेते रहो कि वहाँ काम कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, मुझे इसके बारे में बताओ, फिर आप उसको समझ के उनको गाइड करते रहो। तो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी, एथिकल रिक्वायरमेंट, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएशन ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप, ह्यूमन रिसोर्स, एंगेजमेंट, परफॉर्मेंस एंड मॉनिटरिंग। ओके, इन्हीं बातों को यहाँ पे बताया गया है। एथिकल रिक्वायरमेंट के अंदर मैंने आपको बोला इंटीग्रिटी होती है, ऑनेस्टी होती है, ऑब्जेक्टिव अनबायस्ड होना होता है, प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर होती है, कॉन्फिडेंशियलिटी होती है, प्रोफेशनल बिहेवियर होता है। इसको आप IOPCCP इससे याद रख सकते हो, IOPCCP, 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 ऐसे करके भी आप इस कोड को याद रख सकते हो। फिर इंडिपेंडेंस के ऊपर टॉपिक आता है। इंडिपेंडेंस का टॉपिक स्पेशली अपने आप में 5 स्टार है और इसके ऊपर ICAI आपसे कुछ भी पूछ सकती है। पहली चीज़, इंडिपेंडेंस से आप क्या समझ सकते हो, इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड एंड मतलब कि आपका प्रोफेशनल लुक वहाँ पे क्या मायने रखता है, जहाँ पे इसको इंडिपेंडेंस ऑफ अपीयरेंस कहते हैं। लेट सपोज आपके चाचा मामा के यहाँ ही आप ऑडिट करने जा रहे हो, पाए लागू चाचा। अब इस तरीके से आप जाके वहाँ पे काम करोगे तो सबको लगेगा कि यार ये तो उन्हीं का लड़का है, कहाँ सच बोलेगा, ये अच्छी रिपोर्ट कहाँ से देगा, अपीयरेंस अच्छी नहीं आई। दूसरा क्या है, माइंड के, कि आप के दिमाग में तो पहली सेट है कि अरे यार जल्दी से करके निकल जाना है, बस साइन ही तो करना है, कर दूंगा, कौन सी बड़ी बात है। जब तक आप माइंड से ही प्रिपेयर नहीं हो काम करने के लिए कि मैं वहाँ जाके ईमानदारी से काम करूँगा, ऑनेस्टी से काम करूँगा, आप परफॉर्म कैसे करोगे। जैसे सिंपल से कहते हैं ना, मन में राम बगल में छुरी। अगर मन में ही गलत भावना है, ठीक है, मुख में राम बगल में छुरी, सॉरी ऑन माय साइड, मुख में राम बगल में छुरी, कि मतलब बोल तो कुछ और रहे हो, कर कुछ और रहे हो, तो वो चीज़ें नहीं चलेंगी। माइंड भी इंडिपेंडेंट होना चाहिए, शुड नॉट बी सबऑर्डिनेटेड बाय अदर्स। दिमाग में भी ऐसे कोई ख्याल नहीं होने चाहिए कि मैं उनके कहने पर अगर वो मेरी फीस थोड़ी सी बढ़ा दे तो मैं उनकी बात मान लूँगा, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। और अपीयरेंस भी आपके बिहेवियर में, आपका प्रोफेशनल बिहेवियर झलकना चाहिए कि आप प्रॉपर वहाँ पे काम कर रहे हो। नाउ माय डियर फ्रेंड, देयर इज इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिट, आप खुद से पढ़ सकते हो। यहाँ पे थ्रेट ऑफ इंडिपेंडेंस है, क्वेश्चन आता है 5 टाइप्स ऑफ थ्रेट बताओ, या फिर ऑडिटर को क्या क्या थ्रेट्स का सामना करना पड़ सकता है, आप बताओ उनके बारे में। सबसे पहले सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, यहाँ पे बताया गया है कि आपका खुद कोई लोन या गारंटी वहाँ पे चल रहा है, या फिर आप वहाँ पे लोन लेने अप्लाई करने वाले हो, आप किसी बैंक ऑडिट करने गए, आपने ऑलरेडी वहाँ लोन के लिए अप्लाई कर रखा है, या वहाँ से लोन लेना चाहते हो, या गारंटी की कोई ऐसी बात है, या फिर अनड्यू डिपेंडेंस ऑफ द क्लाइंट फीस, कि भैया आपको ऐसा लग रहा है कि अगर मैंने उनके खिलाफ कुछ सच बता दिया या सच्ची बात बाहर रख दी तो मेरी फीस ना काट दे या मेरी फीस ना पे करें। या फिर आपका क्लोज बिजनेस रिलेशनशिप है, आपका पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट है, आप वहाँ रोजगार करते थे। पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट मतलब कि आपका रिश्तेदार कोई, आपकी वाइफ, आपका भाई, कोई ऐसा बंदा वहाँ रोजगार करता है जिसकी वजह से आप उनकी ही बातें मानोगे। कंटीजेंट फीस, आपकी कोई पहले से फीस पिछले साल की रह रही है, आपको लग रहा है मैं सच बोल दूंगा तो मेरी जो फीस है वो नहीं देंगे शायद, या फिर हो सकता है मुझे और लटकाएं, बार बार घुमाएं, तो ये सब अपना लालच, मतलब कहते हैं पर्सनल लालच,
सेल्फ इंटरेस्ट भी आपके लिए एक थ्रेट हो सकता है। उसके बाद सेल्फ रिवील्ड थ्रेट, ये क्या हो सकता है कि मान लो मेरी टीम का मेंबर ही वहाँ पे ऑडिट करके आया और मुझे दिख रहा है कि उसने लास्ट टाइम गलती की थी, लेकिन मैं सच इसलिए नहीं बोल सकता क्योंकि हमारी टीम का, हमारे ब्रांड का नाम खराब होगा। या फिर टीम का मेंबर छोड़ो, आप खुद ही पहले काम करके आए थे, या फिर ये हो सकता है आप पहले वहाँ एम्प्लॉई थे, अब जो है आप एक चार्टेड अकाउंटेंट बन गए और अब आप ऑडिट करने गए, आपने कहा अरे यार ये तो मेरे से गलती हुई थी। दैट इज सेल्फ रिव्यू थ्रेट। उसके बाद एडवोकेसी थ्रेट। अब मान लो आपके यहाँ पे वो बंदा आया, आप उसने कहा कि सर मेरे को ना टैक्स कम पे करना है, टैक्स पे करने के लिए एडवाइस दो, आपने उसे कंसल्टेंसी दे दी। उसने कहा सर हमारे यहाँ कोई अकाउंटेंट चला गया, आप एक लड़का भेज दो, आपने अपना लड़का वहाँ भेज दिया। अब एक तो आप चाहते हो कि आपका स्टाफ वहाँ पे ओरिजिनलिटी के साथ काम भी करे, दूसरा आप ये चाहते हो कि मैं उनको ये भी कंसल्टेंसी दे दूँ कि भैया आपका टैक्स कैसे कम जाए। तो आपको एडवोकेसी थ्रेट है कि भैया अगर मैंने सच बता दिया अकाउंटेंसी के थ्रू या फिर किसी भी काम के थ्रू, तो दोनों आपस में मैच नहीं करेंगे और मेरी फीस चली जाएगी, मेरा क्लाइंट चला जाएगा। ये आपका थ्रेट है। उसके बाद फैमिलिटी थ्रेट, जब आप क्लोज रिलेटिव होते हो, जब आप आपस में फ्रेंड होते हो, कोई पहले का रिलेशन होता है, आप बहुत अच्छी जान पहचान है, सालों से उनके यहाँ काम कर रहे हो, आपके दादा परदादा करते थे, फिर पापा कर रहे थे, फिर अब आप कर रहे हो, आप नहीं चाहते आपका रिलेशन जाए, आपकी फीस जाए। फैमिलिटी थ्रेट, जान पहचान इतनी ज़्यादा हो गई है कि हम काम पे ध्यान नहीं दे पा रहे। उसके बाद है इंटिमिडेशन थ्रेट, जिसमें आपको फीस का डर, अपनी जॉब का डर, अपने क्लाइंट का डर, ठीक है, या फिर उसकी धमकी का डर आपको होता है कि भैया मैं अब काम नहीं कर पाऊंगा। नाउ वी हैव सेफगार्ड ऑफ इंडिपेंडेंस, 5 स्टार टॉपिक इसको मैंने दिया था। मैंने कहा था पहली चीज तो आपको कॉन्फिडेंशियलिटी रखनी है, और सबसे बड़ी बात देखो सिंपल सी बात है, शुरुआत से अपनी सीमा में रहो, बी इन योर लिमिट। आप जिस काम के लिए वहां गए हो वही करो ना, आप दोस्ती यारी इतनी बनाई क्यों रहे हो कि आपको फीस का डर हो, और फीस अपनी टाइम से लो, जो आपकी डेट है आप उसी टाइम ले लो, आप कंटिजेंसी रखी क्यों रहे हो कि बाद में ले लूंगा, और लोन और गारंटी के लिए अपना तरस क्यों रहे हो, कहीं और जाके कर लो यार। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, वो कह रहा है की फंडामेंटल प्रिंसिपल्स फॉलो करो, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, आपको वो फॉलो करना है। और उसके बाद काम करने से पहले ही कंसीडर कर लो कि क्या मेरा यहाँ कोई रिलेटिव तो नहीं है, क्या मेरा यहाँ कोई थ्रेट तो नहीं है, किसी भी टाइप का मेरा पहले तो मैंने यहाँ काम तो नहीं कर रखा था, या फिर हो सकता है हमारी बहुत लंबी जान पहचान है, मुझे काम नहीं करे देंगे। आप पहले से ही सारी चीज करके जाओ। और उसके बाद वो क्या कह रहे हैं, सच थ्रेट अगर एग्जिस्ट, अगर वो करता है तो आप सेफगार्ड को मेंटेन करो और उसके बाद हटाने की कोशिश करो। अगर मान लो फिर भी आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप काम ही एक्सेप्ट मत करो, सबसे बेस्ट। इसके बाद प्रोफेशनल स्केप्टिज्म, इसके ऊपर सर 3 to 4 to 5 मार्क का क्वेश्चन बैंक में मैंने आपको क्वेश्चन भी शो कराया था, याद अगर आ रहा हो आपको। अगर आपने नहीं याद आ रहा है तो कोई बात नहीं। प्रोफेशनल स्केप्टिज्म एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका साफ साफ मतलब होता है, स्केप्टिज्म मतलब होता है क्वेश्चनिंग माइंड, अलर्ट ऑन अ माइंड। जब भी आप कुछ ऐसा देख रहे हो, जैसे मैंने आपको गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का एग्जांपल दिया था, मैंने कहा था अगर आपकी गर्लफ्रेंड का नंबर बिजी जा रहा है, आपको दिमाग में किससे बात कर रही थी, मेरे से तो बहुत देर से बात नहीं की, अभी भी बिजी जा रहा है, मेरे मैसेज का भी रिप्लाई नहीं कर रही, मेरे व्हाट्सअप भी नहीं चेक कर रही, पक्का किसी और के साथ बिजी होगी। दिस इज स्केप्टिज्म। यहाँ पे वर्ड है प्रोफेशनल, कि भैया यहाँ पे हम रिलेशंस की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे हम बात करेंगे कि भैया मैं कहीं क्लाइंट के यहाँ गया हूँ, वहाँ मेरे दिमाग में क्वेश्चनिंग माइंड होने चाहिए और अलर्ट होना चाहिए। जैसे अब कोई एम्प्लॉई है, कोई 10:30 बजे आ रहा है, कोई 11:30 बजे आ रहा है, पहली चीज़ इंटरनल कंट्रोल वीक है, इंटरनल कंट्रोल वीक है यानी मुझे काम ज़्यादा करना पड़ेगा, दिस इज स्केप्टिज्म। अब दिमाग में क्या कहना चाहिए, मैंने कहा फाइल दे दो, उसने कहा सर ये फाइल आज नहीं कल दूंगा, मेरे दिमाग में है कि यार फाइल देने में तुम्हें क्या जाता है, यानी कहीं ना कहीं ये कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। दूसरी बात कैश काउंटर, कोई भी बंदा आ रहा है उसको कुछ पैसे चाहिए, मांगता ले जाता है, कोई भी अथॉरिटी नहीं है। दिस इज क्वेश्चनिंग माइंड, कि आपके दिमाग में बातें आ रही है, माइंड अलर्ट हो रहा है कि यार ऐसी चीज़ें हो रही है, यानी यहाँ पे धांधलेबाजी ज़्यादा है। ओके, उसके बाद एक्सेप्टेड एंड कंटिन्यूस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप ऑडिट एंगेजमेंट, मैंने इसमें SQC1 भी आपके लिए गाइड किया था। मैंने आपसे ये कहा था कि मान लो यहाँ पे आप काम कर रहे हो, ठीक है, काम करने जा रहे हो, उससे पहले आपको कुछ चीज़ें चेक करनी चाहिए, जैसे उसका प्रिंसिपल ऑनर कौन है, उसके प्रिंसिपल ऑनर में इंटीग्रिटी है या नहीं है, वहाँ की मैनेजमेंट में इंटीग्रिटी ऑनेस्टी है या नहीं है, वहाँ की TCWG में इंटीग्रिटी ऑनेस्टी है या नहीं है, ठीक है सर। उसके बाद वो कंप्टेंट लोगों को रखते हैं कि नहीं अपने यहाँ पे, जैसे अब मान लो उन्होंने अकाउंट मैनेज करना है, कम से कम BCom पास या MCom पास तो रखो, हमने 12 पास को रख रखा है, चलो ठीक है, हो सकता है कि डिग्री नहीं है, नॉलेज हो, लेकिन उसको नॉलेज भी नहीं है। आपके बेटे का दोस्त था, आपने रख लिया उसे, और लिटरली वो आर्ट्स का बंदा था, उसको अभी तक डेबिट और क्रेडिट का मतलब नहीं आता, आपने उसे रख रखा है, तो बताओ कितनी सारी अकाउंटिंग गलती होगी ना, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है कैन कंप्लाई विद द रिलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट, आप वहाँ पे देखो कि उनका एनवायरनमेंट एथिकल है या नहीं है, बॉस की परमिशन से ही कुछ होता है, जो ऑथराइज पर्सन है उसकी परमिशन से ही होता है, या अपने मन से कोई कुछ भी कर लेता है। करंट और प्रीवियस ऑडिट को आप मैच कर सकते हो, और ऐसी कोई चीज़ है तो आप कम्युनिकेट कर सकते हो प्रोमेटली टू द फर्म को या एंगेजमेंट पार्टनर को जैसी जरूरत पड़े। फिर ह्यूमन रिसोर्स में आपको हायरिंग करते समय, रिक्रूटमेंट के समय ध्यान देना है कि हमारे, जैसे स्टीव जॉब्स सर का एग्जाम्पल ले सकते हो कि एप्पल कंपनी में जो भी बंदा हायर होता है वो एक ही, मतलब वो पहले वो कहते हैं कंपनी को बेस्ट बनाना है तो लोगों को बेस्ट
लोगों को ही अपनी कंपनी में लाओ। रिक्रूटमेंट के समय ध्यान दो कि वो कैसे लोग हैं। उसके बाद परफॉर्मेंस रिवोल्यूशन है या नहीं है, काम करके देंगे कि नहीं देंगे, कैपेबिलिटी है कि नहीं है, कि भैया मैंने कोई काम दिया फिर वो 4 दिन रो ही रहे, सर कैसे होगा, सर कैसे होगा। नहीं, हमें एक पॉजिटिव माइंड एटीट्यूड वाले बंदे चाहिए जो कि हमारी फर्म को आगे ले जाएं। उसके बाद कैरियर डेवलपमेंट है कि नहीं है, मतलब कि वो यहाँ पे आए हैं, वो पहले जूनियर रहेगा फिर सीनियर होगा, फिर अगर मान लो उसने सीए कर लिया, उसने सीएस कर लिया, उसने सीएमए कर लिया, तो हमारी फर्म में काम भी कर सकता है आगे। ठीक है। उसके बाद प्रमोशन, कंपनसेशन एंड पर्सनल नीड्स। प्रमोशन का मतलब है कि वो बंदा मान लो 6 बजे तक का टाइम है, वो 10 बजे तक बैठ के काम कर रहा है, आपको लग रहा है कि वो बहुत मेहनती है, तो उसका प्रमोशन करो यार। उसके बाद है यहाँ पे कंपनसेशन। मान लो कि वो बंदा काम है सिर्फ 2 दिन का और वो 20 दिन खींच रहा है, 18 दिन एक्स्ट्रा ले गया, तो उसको कंपनसेशन भी समझाओ कि बेटा इतना दिन टाइम लोगे तो हम तुम्हारे साथ एडजस्ट नहीं करेंगे, या तुम्हें बोनस नहीं मिलेगा, या तो तुम्हारी सैलरी कट कर देंगे, तुम तो फालतू में टाइम बढ़ा रहे हो। उसके बाद है उनकी नीड को भी समझो। जैसे उनके घर में कई बार फेस्टिवल हो जाते हैं, कोई कुछ हो जाता है, तो आपको समझना पड़ेगा कि भैया जो इंसान है उसकी जरूरतें होती है और बिना जरूरत के कोई इंसान होता नहीं है, तो आपको उनको भी टाइम टू टाइम समझना होगा। उसके बाद एंगेजमेंट परफॉर्मेंस। एंगेजमेंट परफॉर्मेंस का मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया यहाँ पे कि भैया वो लोग जो आपके साथ काम कर रहे हैं उनको समझो कि आपको सभी लोगों से काम लेना है और सभी लोगों की अंडरस्टैंडिंग के साथ चलना है आपको। ऐसा नहीं कि भैया आप अनड्यू प्रेशर बना रहे हो, काम कर दो काम कर दो काम कर दो, ऐसा भी नहीं होगा। हाँ, लेकिन टाइम टू टाइम रिव्यू करना, मॉनिटर करना, सुपरवाइज करना, पहले और दूसरे के काम को मैच करते हुए चलना, सबको कोऑर्डिनेट करते हुए चलना, ये आप इसमें चेक कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग का मैं वो क्या समझा रहा है कि ओवरऑल टाइम टू टाइम आप खुद से या अपने किसी सीनियर बंदे से कह के चेक करवाते रहो काम सही चल रहा है या नहीं करना है। उसके बाद है प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट। तो सर ये बहुत ही अच्छा है टॉपिक, मैं आपको फटाफट इसको समझा देता हूँ, रीडिंग आप कैसे कर लेना। पहली बात तो प्री कंडीशंस में हम ये चेक करते हैं व्हाट आर द प्री कंडीशंस। पहली प्री कंडीशंस ये होती है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क अप्लीकेबल है या नहीं है। इसके अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि मैनेजमेंट 5 बातों की एश्योरिटी देगा। अगर 5 बातें मैनेजमेंट करके देता है तो समझना प्री कंडीशन एग्जिस्ट करती है, और अगर प्री कंडीशन एग्जिस्ट करती है तभी हम ऑडिट जो होगा उसको एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है। पहली प्री कंडीशंस वो ये कि भैया आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लो मिस्टर मैनेजमेंट, कि आप प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें बनाने वाले हैं। सर सारी चीज़ें बनाने वाले मतलब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने वाले हैं। ओके। दूसरी बात, इंटरनल कंट्रोल आपका स्ट्रांग होना चाहिए। अगर मान लो चलो इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग नहीं, इंटरनल कंट्रोल लगाओ तो सही, क्योंकि जितना अच्छा इंटरनल कंट्रोल होगा उसी के अकॉर्डिंग हमें पता चलेगा यहाँ एरर है, फ्रॉड है भी या नहीं है। ओके। नेक्स्ट पॉइंट इसमें ऐड करते हैं कि भैया हमें 3 चीज़ों की और एश्योरिटी दो कि हम जो भी इन्फॉर्मेशन मांगेंगे आप हमें दोगे। दूसरी चीज़, हमें उस इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड भी कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होगी तो आप दोगे। थर्ड, आप हम पे कोई रिस्ट्रिक्शंस जो है वो नहीं लगाओगे। ओके। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, इसमें और भी कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो यहाँ पे आते हैं, जिसे हम कहते हैं एंगेजमेंट टर्म्स, कि आप ऑब्जेक्टिव क्या है, स्कोप क्या है ऑडिट का ये बता दो। एक ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है आप उन्हें वो समझा दो। एक मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है वो समझा दो। अप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या है पहले ही डिस्कस कर लो। उसके बाद अगर किसी चीज़ की दिक्कत आई तो हम उसे कैसे रिजॉल्व करेंगे ये भी बातें आप पहले से लिख सकते हो। उसके बाद रैकरिंग ऑडिट के ऊपर है कि क्या हर बार, जैसे हम इस साल ऑडिटर हैं और अगली बार ऑडिटर बनने वाले हैं, तो क्या हमें हर बार एंगेजमेंट लेटर इशू करने की जरूरत है? आंसर इज नो। कुछ स्पेशल केसेस होते हैं जहाँ पे करना पड़ता है, जैसे ऑनरशिप चेंज हो जाए, मैनेजर चेंज हो जाए, कोई जैसे सेल्स टैक्स से जीएसटी आ जाए, या फिर आप ये कह सकते हो कि भैया आप एक पार्टनरशिप थे अब आप कंपनी बन चुके हो, या फिर आपकी ब्रांचेस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, या फिर आप इस तरीके से कह सकते हो कि कुछ भी ऐसा जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि सामने वाले को समझाने की जरूरत है, या फिर दोनों में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो भी आप इसे चेंज कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद लिमिटेशंस ऑफ द स्कोप ऑफ प्रायर टू ऑडिट एंगेजमेंट, कि मान लो अब क्वेश्चन ये है कि वो आपके काम पे लिमिटेशन लगा रहे हैं, आपको आने से पहले ही लिमिटेशन लगा रहे हैं या आने के बाद लगा रहे हैं। अगर आने से पहले लगा रहे हैं तो भैया पहले हाथ जोड़ लो कि हम आपके यहाँ ऑडिट नहीं कर सकते। आने के बाद लगा रहे हैं तो अब 2 क्वेश्चन आते हैं, क्या वो रीजनेबल एंड जस्टिफाइड है। रीजनेबल या जस्टिफाइड में मैंने आपको एग्जांपल दिया था सीज ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सीज कर लिया, कुछ ऐसा भूकंप आ गया, सारी किताबें कंप्यूटर उसी में घुस गए, वो नहीं दे पा रही डॉक्यूमेंट, अब भाई जेन्युइन केस हम कुछ कर नहीं सकते। दूसरा केस ये होता है कि वो बोल रहे हैं कि सर जी वो सर की पर्सनल फाइल है हम नहीं दे पाएंगे, सर वो सर आजकल आ नहीं रहे इसलिए नहीं दे पाएंगे, सर वो ना सर इसके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है, पूरे साल इसकी रिकॉर्डिंग ही नहीं होती, हम नहीं दे पाएंगे। तो ऐसे केसेस में अनजस्टिफाइड है। इसके फिर लास्ट में इसमें आता है यहाँ पे, जब आप इस चीज़ को समझोगे यहाँ पे इस पॉइंट पे, कि मान लो अगर रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं है
तो सर दो बातें आती है, एक तो मैं विड्रॉ कर लूँगा, मैं आपके यहाँ काम नहीं कर रहा, दूसरी बात मैं कम्युनिकेशन करूँगा TCWG को, मैनेजमेंट को, ऑनर को कि भैया देख लो मेरे से काम नहीं हो पाएगा क्योंकि आप मुझे बार बार टोक रहे हो, रोक रहे हो और मुझे मेरी तरीके से काम नहीं करने दे रहे हो। ओके, नाउ रिलेशनशिप ऑडिटिंग विद द अदर डिसिप्लिन्स। तो सर ये इसमें ये वाला पॉइंट जो है एग्जाम में, अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो तो ये वाले जो पॉइंट्स है ना, ये स्पेशली आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। और इस चार्ट के थ्रू जरा समझाने की कोशिश करता हूँ ये है क्या। अदर डिसिप्लिन का मतलब क्या है कि आप ऑडिटर बन रहे हो, आप ऑडिट करने जा रहे हो, तो क्या सिर्फ ऑडिट आना चाहिए या और भी कुछ की रिक्वायरमेंट पड़ेगी? सर पड़ेगी। ये ऑडिट जो सब्जेक्ट है ये एक ऑलराउंडर सब्जेक्ट है जहाँ पे हर सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। जब तक आपको हर सब्जेक्ट प्रॉपर वे में नहीं आएगा तब तक आप इसके एक्सपर्ट बन नहीं सकते। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपको अकाउंटेंसी पता होनी चाहिए, जैसे आपको पता होना चाहिए, एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, जैसे आप एग्जांपल लो कि आपको क्या क्या पता होना चाहिए। जैसे अकाउंटेंसी में आपको रेवेन्यू क्या है, कैपिटल क्या है, ठीक है, आपको कैश फ्लो में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ क्या है, फाइनेंसिंग क्या है, ठीक है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ क्या है, डेबिट का मतलब क्या होता है, क्रेडिट का मतलब क्या होता है। अब डेप्रिसिएशन लगता है तो डेप्रिसिएशन कहाँ जाता है, डेप्रिसिएशन से रिलेटेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 है, ओके, उसके ऊपर कोई स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिट है कोई जो हमें बताता है। अगर लीज के केस में इंटरेस्ट कहाँ जाता है, कैसे कैलकुलेट होता है। उसके बाद आपको समझ में आना चाहिए कि मान लो कोई इंटेंजिबल एसेट्स है तो वो रिटर्न ऑफ कैसे होता है, अगर कोई एसेट्स हमने एक्सचेंज पे ले लिया तो वो कैसे होता है, हायर परचेज पे कोई ट्रांजेक्शन हुई है तो वो कैसे होती है। प्रॉपर अकाउंटिंग की डिटेल्स आपको होनी चाहिए। अगर आपको अकाउंटिंग की डिटेल्स ही नहीं है, आप ऑडिट करोगे कैसे? बार बार हर चीज़ के लिए सीनियर को कॉल करोगे या बॉस को कॉल करोगे? बॉस को और सीनियर को कॉल तब करना है जब ऐसा कुछ लगे कि ये तो यार पहले से मुझे आता ही नहीं था, इसके बारे में तो जानकारी नहीं। अब आपको कुछ भी नहीं आता है तो भैया आप एक्सपर्ट नहीं बन पाओगे। और एग्जांपल देता हूँ, आपको साइंस की नॉलेज होनी चाहिए, आपको बिहेवियरल साइंस की नॉलेज होनी चाहिए। अब सामने वाले के पता चला कि सामने वाले की टांग टूट गई आज ऑफिस में आते समय, आप उसके सर पर बैठ गए, ओए फाइल लेके दे। आप ये नहीं बोले ओहो सर सॉरी आज आपको चोट लग गई सर मैं कल आऊँ, मैं कोई दूसरा काम देख लूँ, आप सर रेस्ट कीजिए ना सर, आपको दिक्कत हो रही होगी। बिहेवियरल साइंस आनी चाहिए कि कहाँ पे कैसे रिएक्ट करना है, ठीक है। अब किसी के घर में लड़का हुआ, वो मिठाई बांट रहा है, आप बोलोगे ओए तू मेरी इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी को खतरे में डाल रहा है, मैं तेरे हाथ से मिठाई खा के बेईमान नहीं बनना चाहता। अरे यार, बिहेवियरल साइंस आनी चाहिए। यू शुड हैव अवेयरनेस दैट हाउ वी विल डील विद द पर्टिकुलर सिचुएशंस, ठीक है। फिर उसके बाद फाइनेंशियल मैनेजमेंट की अगर बात कर लो तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपको क्या क्या आना चाहिए। जैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आप ये आपको पता होना चाहिए डिविडेंड कैसे पे किया जाता है, नहीं पे किया जाता है, आपकी कैपिटल बस्टिंग के डिसीजंस कैसे होते हैं, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के डिसीजंस कैसे होते हैं, कौन अप्रूव करता है कौन नहीं करता है, टॉप मैनेजमेंट के क्या काम होते हैं क्या नहीं होते हैं, उसमें बॉटम लेवल भी कुछ हेल्प करता है क्या, अगर हमको सेल्स अप्लाई करनी है तो क्या होता है, कंट्रीब्यूशन रेशियो क्या होता है, सेल्स रेशियो क्या होता है, जीपी रेशियो क्या होता है। रेशियो की अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर होनी चाहिए, तभी आप ट्रेंड को कंपेयर कर पाओगे। मतलब ओवरऑल ये जो टॉपिक है, ठीक है सर, ये आपको यही सिखाएगा, खुद से आपको पढ़ना है ये टॉपिक। इसमें वो आप यही सीखोगे कि अदर जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे मैथमेटिक्स है, स्टैटिक्स है, उनका हमारे ऑडिटिंग सब्जेक्ट्स के साथ क्या रिलेशन है, इसको आपको समझना होता है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, ओके अब यहां तक हमने पढ़ लिया, अब हम चैप्टर के स्टार्टिंग पे आते हैं, ठीक है। टेंशन मत लो, विद इन 20 मिनट्स ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। गिव मी 1 सेकेंड। ओके, बात करते हैं डेफिनेशंस ऑफ ऑडिटिंग। ऑडिटिंग है क्या? देखो भैया, ऑडिटिंग में एक ऐसा पर्सन होता है जो कि नॉलेजेबल हो, स्किलेबल हो, कॉम्पिटेंसी हो, और वो बंदा कहीं पे ऑडिट करने जा रहा है। यहाँ पे सबसे बड़ा वर्ड होता है सर किसको ऑडिट करने जा रहा है, वर्ड आता है सर एंटिटी का ऑडिट करने जा रहा है, ना कि पार्टनरशिप का, ना कि कंपनी का। सर कंपनी और पार्टनरशिप एंटिटी नहीं होते हैं, लेकिन वर्ड एंटिटी रखा गया। एमसीक्यू में इस क्वेश्चन को रखा जा सकता है, क्या वो कंपनी का करने जा रहा है, फर्म का करने जा रहा है, वो एलएलपी करने जा रहा है, किसका करने जा रहा है, एंटिटी का। एंटिटी मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन। क्या वो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन पे ऑडिट अप्लाई होता है या छोटी पे अप्लाई होता है? सर दोनों पे अप्लाई होता है। क्या वो प्रॉफिट मेकिंग पे होता है या नॉन प्रॉफिट पे होता है? सर दोनों पे अप्लाई होता है। ओके, क्या इसके लिए इंडिपेंडेंट होना जरूरी है? तो यहाँ पे एक लाइन हमेशा दिमाग में मतलब गांठ मार के रख लेना, दैट इज ऑडिट जो होता है वो कैसा होता है सर, शुड बी, कैसा होना चाहिए सर, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। सर क्यों सर इंडिपेंडेंट क्यों? सर इसलिए क्योंकि आपके चाचा ताऊ पता नहीं कितने लोगों को आप जानते होंगे, आपके दोस्त होंगे, अब वहां गए आप, वो आपको ऑडिट करने नहीं देंगे। क्यों? एक वर्ड आता है शुड बी सब ऑर्डिनेटेड बाय अदर्स, शुड नॉट बी सब ऑडिटेड बाय अदर्स। ये लाइन ये कहती है कि भैया आपको दूसरों की बातों में, दूसरों के रिलेशन में, एक वर्ड होता है मोह माया को त्याग देना होता है। अगर आप वहां जाके अपने रिलेशंस निभाओगे तो ऑडिट कभी भी नहीं कर पाओगे। एक क्वेश्चन इसमें और ऐड किया जा सकता है, वो
क्वेश्चन ये है कि भैया आप करने जा रहे हो तो जो आप चेक क्या करोगे, आप कैश फ्लो चेक करोगे, आप पीएल चेक करोगे, आप बैलेंस शीट चेक करोगे, आप चेक क्या करने वाले हो, आप ट्रेडिंग अकाउंट चेक करोगे। तो वर्ड आया सर हम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन चेक करने आए हैं। तो इस हेडिंग को अब आप पढ़ोगे तो सारे क्वेश्चंस मैंने आपके डील कर लिए। उसके बाद ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट। तो सर देखो ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट को यहाँ पे तो मुझे नहीं लगता अच्छे से लिखा गया है, आपको जो क्वेश्चन बैंक है ना उसमें बहुत अच्छे से लिखा गया है। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं है, सुनना, ध्यान सुनना। अगर आप मतलब यूट्यूब पे बाई चांस ये वीडियो देख रहे हो तो आप सुनो। ऑब्जेक्टिव ऑडिटर के दो होते हैं, पहला सबसे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव एंड सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव मेरा यही है कि भैया मैं कहीं ऑडिट करने जाऊंगा तो मुझे ओपिनियन एक्सप्रेस करना है। क्या करना है सर? ओपिनियन एक्सप्रेस करना है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें कोई फ्रॉड और एरर तो नहीं है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट होनी चाहिए, उसके अंदर कोई भी अगर गलत चीज़ें मिल रही हैं या ऐसी चीज़ें मिल रही हैं जो कि सही नहीं है तो भैया मेरा पहला रिस्पॉन्स यही है, मैं ट्रू एंड फेयर विव दूँ या ना दूँ, उसके ऊपर डिफरेंट टाइप ऑफ ओपिनियन है वो हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। उसके वो रिपोर्ट वाले टॉपिक में हम डीप में डिस्कस करेंगे, ऐसे 700, 705 वो सारी चीज़ वहाँ डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन ये है प्राइमरी क्या है सर? हम ओपिनियन एक्सप्रेस करने जाते हैं, ना कि आपका अकाउंट मेंटेन करने। अकाउंट बनाना और ये सारी जिम्मेवारी मैनेजमेंट की होती है, ना कि एन ऑडिटर की। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्या है? सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्या है कि जब मैं कोई स्टेटमेंट चेक कर रहा हूँ, स्टेटमेंट लेट सपोज बैंक रिकंसिलिएशन चेक कर रहा हूँ, तो अब बैंक रिकंसिलिएशन में मैंने देखा कि भैया 50 लाख की एंट्री है। मैंने कहा किस, उसने कहा जी फिक्स असेट्स खरीदा है। मैंने कहा फिक्स असेट्स का वाउचर दिखाओ, मैं चेक करूं सर, मैं चेक करूं कि आपने इतने का खरीदा है कि नहीं खरीदा है, मुझे परचेज बिल दिखाओ उसके, मैं जरा चेक करूं। और हाँ, वेरिफिकेशन में जाके चेक भी कर सकता हूँ ऐसी कौन सी असेट जो 50 लाख की आई थी, मैं देखना चाहूँगा। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? तो ये दो टाइप के ऑब्जेक्टिव होते हैं। प्राइमरी होता है कि आप ओपिनियन एक्सप्रेस करेंगे, सेकेंडरी ये होता है कि हाँ मेरे काम करते दौरान अगर मुझे कोई दिक्कत फील हुई तो हाँ मैं जाके चेक करूंगा। लेकिन एक लाइन और ऐड होती है, ऑडिटर इज नॉट अ वॉच डॉग। वॉच डॉग नहीं है सर कि सूंघता रहेगा, अच्छा गड़बड़ की महक आ रही है, चलो दया दरवाजा तोड़ो, ऐसा कुछ ऑडिटर नहीं करने वाला। वो पूछेगा, क्लाइंट बताएगा, उसके अकॉर्डिंग वो ओपिनियन लेगा। अगर क्लाइंट नहीं बताएगा तो वो लिख देगा कि क्लाइंट ने मुझे नहीं बताया, दैट्स इट। यहाँ पे आपको गर्म मिजाज नहीं होना है, यहाँ पे आपको ठंडा मिजाज रखना है, जस्ट कूल। यस, जस्ट कूल। बिहेवियर आपका कूल होना चाहिए। आपको बात बात पे गुस्सा नहीं होना चाहिए, सर मुझे फाइल नहीं दे रहे, सर मुझे बैठा के रखा है, सर मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। नहीं, यू शुड बिहेव लाइक अ प्रोफेशनल। ओके, नाउ स्कोप ऑफ ऑडिट। ऑडिट का स्कोप क्या है सर? तो इसमें मैंने आपको यहाँ से बढ़ाया था और मैं अगेन यहाँ से आपको बताऊंगा, रिवीजन के लिए बहुत अच्छा है। ये कहता है कि आपका स्कोप क्या है सर? सर आपको ओपिनियन बनाना है सर, ठीक है। ऑडिटर को सेटिस्फाई होना है अकाउंटिंग की इन्फॉर्मेशन से कि जो भी उसमें लिखा हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, उन्होंने सेल लिखे हैं, परचेज लिखे हैं, पेमेंट्स लिखे हैं, एक्सपेंसेस लिखे हैं, रिसिप्ट्स लिखी हैं, तो वो सारी चीज़ें मुझे सेटिस्फाई होना है। सबसे बड़ी बात समझो, जब तक आपका दिल ही गवाही नहीं देगा आप ओपिनियन देंगे कैसे? तो पहले आप अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से खुद को सेटिस्फाई करो, ठीक है सर। और ये देखो कि जो भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है वो सफिशियंट है, वो रिलायबल है। सर रिलायबल मतलब सर वो फोटो कॉपी दे रहे हैं, ठीक है, वो हाथ से लिखा हुआ बिल दे रहे हैं, शाम को बेच दिया था 21 तारीख को 50,000 रुपया में। भाई बिल दे दे, जीएसटी नंबर देख लो, एड्रेस देख लो, फोन नंबर, सर वो तो नहीं है, तो ये रिलायबल नहीं मानूंगा मैं इसको। रिलायबल वो मुझे पर्टिकुलर बिल चाहिए। उसके बाद है सफिशिएंट। अगर देखो सिंपल सी बात है, कुछ चीज़ें कुछ लोग बोलते हैं उनके मुंह से बहुत अच्छी लगती है और हमें लगता है कि वो सच बोल रहे हैं। कुछ लोग होते हैं बेईमान, उनकी शकल पे लिखा रहता है कि वो हैशटैग है, ठीक है। तो हैशटैग लोग कभी भी कुछ बोलेंगे तो मैं 2-3 तरीके से वेरीफाई करूंगा कि ये बंदा सच बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, ठीक है। जैसे आपके पापा है, उन्हें पता है आप नालायक हो, तो वो आपकी बातों पे जल्दी यकीन नहीं करेंगे, वो आपके दोस्तों से ही पूछ लेंगे, आपके टीचर से ही पूछ लेंगे कि हाँ ये बच्चा सच में पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है। ओके, उसके बाद ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द एंटरप्राइज इज टू बी कवर्ड इन ऑडिट, कि भैया ऑडिट में उसके सारी चीज़ें, सारे कंपोनेंट्स जो हैं वो कवर होनी चाहिए। सर सारी चीज़ें, एस्पेक्ट मतलब क्या है सर? एस्पेक्ट के लिए अलग टॉपिक है, तो ये रहा एस्पेक्ट। आइए सर एस्पेक्ट देख लेते हैं, क्या क्या एक्सपेक्ट है। देखो सर, वेरिफिकेशन करेंगे कि जो ट्रांजेक्शन्स है वो ऑथेंटिसिटी क्या है। मतलब कोई भी ट्रांजेक्शन 50 लाख की ट्रांजेक्शन है, कोई एक अकाउंटेंट कैसे कर देगा यार, सर ओटीपी फ़ोन नंबर वो लेके सर का कर देता है, ऐसा नहीं। मतलब ओटीपी लिया मतलब अपने टॉप लेवल की परमिशन ली, तो विदाउट परमिशन आप नहीं कर सकते, ये एस्पेक्ट है। हमारी चीज़ चेक करेंगे। उसके बाद कंपैरिजन करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अंडरलाइंग रिकॉर्ड्स की। आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखा है कि आपकी 2 करोड़ की सेल है, हमें 2 करोड़ के बिल्स चेक कराओ सर, हम चेक करेंगे 2 करोड़ टोटल में हो रहा है या आपने फेक सेल्स शुरू कर दी है। उसके बाद वेरिफिकेशन करेंगे टाइटल, एग्जिस्टेंट वैल्यू ऑफ द असेट्स, कि भैया आपने असेट शो कर रखी है कि आपके पास 50 करोड़ की असेट्स है, जरा मुझे शो करना कौन सी असेट्स 50 करोड़ की। आपने जमीन शो कर रखी है कि हमारे पास 2 एकड़ जमीन है, जरा मुझे चेक कराना कहाँ है 2 एकड़ जमीन आपकी, कहाँ है आपका असेट्स।
अच्छा, मालिक भी आप हो, ऐसा तो नहीं कहीं पड़ोसी की बिल्डिंग दिखा दे रहे हो मेरे को, पड़ोसी की जमीन दिखा दी, बोल दे मेरे को दिखाना जरा सर्टिफिकेट्स, मुझे जरा दिखाना कैसे हुई आपकी। ओके, उसके वेरिफिकेशन ऑफ लायबिलिटी, आप कह रहे हो कि सर 5 करोड़ की लायबिलिटी है, हमने इतना उधार खरीद रखा है। अच्छा, कौन कौन है आपके क्रेडिटर्स, जरा मुझे शो करिए। अच्छा, उनके क्या क्या अमाउंट थी, कब कब परचेज किया था, वेरीफाई करूंगा सर, मैं कॉल करके पूछ सकता हूँ। ओके, एस्पेक्ट चेकिंग द रिजल्ट शोन बाय द प्रॉफिट एंड लॉस, आपके प्रॉफिट एंड लॉस में सर 2.5 करोड़ का प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है, ये 2.5 करोड़ का प्रॉफिट आया, आपके एक्सपेंसेस क्या थे सर, प्रॉफिट आने की वजह क्या थी, 2 करोड़ में 2 करोड़ की तो सेल ही है, 2.5 करोड़ का प्रॉफिट है, ऐसा क्या एबनॉर्मल गेन हो गया सर आपको, आई वांट टू चेक। उसके बाद रिपोर्टिंग टू द एप्रोप्रिएट पर्सन एंड बॉडी, जो भी आपको लग रहा है, आप जैसे अभी आप CAG पढ़ेंगे, कंट्रोल एंड ऑडिट गवर्नेंस, गवर्नमेंट ऑडिट में, तो वहाँ पे हमें हायर मतलब गवर्नमेंट बॉडी को रिपोर्टिंग देनी पड़ती है, यहाँ पे आप मैनेजमेंट TCWG को देते हो, तो वो सब आपको करना पड़ेगा और एग्जामिन करना पड़ेगा इंटरनल कंट्रोल कैसा है। अगर इंटरनल कंट्रोल ही बर्बाद है तो आपको बहुत सारी गलतियाँ मिलेंगी, अगर इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग है तो वहाँ हर चीज़ अच्छी ही मिलने वाली है आपको। ओके, नाउ माय डियर फ्रेंड, कम टू द टॉप। इन फॉर्मिंग हिज ओपिनियन, जब आप ओपिनियन बना रहे हो तो शुड ऑल्सो डिसाइड वेदर द रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन इज प्रॉपर्ली डिस्क्लोज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि जो चीज़ें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिली है आपको, क्या उसके अकॉर्डिंग आपको सबूत मिले हैं, या जैसे सबूत मिले हैं, जैसे आपको एविडेंसेस मिले हैं, क्या उन्हीं के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई गई है। उसके बाद ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म ड्यूटीज विच फॉल आउटसाइड द स्कोप ऑफ हिज कॉम्पिटेंस, आप ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जिसमें आप खुद एक्सपर्ट नहीं है। लेट सपोज, अब मान लो ये मेरा कैमरा है सोनी का, ये खराब हो गया, अब मैं इसे खुद बनाने बैठ जाऊँ, ये गलत बात है ना यार, सोनी कंपनी किस लिए, उनको भेजो। उसी तरीके से आप एक ऑडिटर हो, आप ऑडिट करने गए कहीं पे, आपको नहीं पता कि भैया ये मिक्सिंग कैसे हो रही है। लेट सपोज आप यहाँ पे मेरे यहाँ पे ऑडिट करने आए, आपने कहा कि सर आप रिकॉर्डिंग कैसे करते हो, मैंने समझा दिया, अब आपको एडिटिंग नहीं समझ में आ रही क्योंकि आपने एडोब प्रीमियम नहीं समझ रखा, आपको सॉफ्टवेयर नहीं आते, तो जरूरत क्या है आप उसको बैठ कर समझो वहाँ पे। अगर आपको इतनी दिक्कत है आप एक्सपर्ट हायर कर लो। वही वो कह रहा है कि हर चीज़ में बाप बनने की जरूरत नहीं है, आपको बस उसी फील्ड में एक्सपर्ट रहना है, जैसे आपका अकाउंटेंसी है, आपका टैक्सेशन, आप उसमें अपना काम करो ना। जो चीज़ आपको नहीं आती है आप एक्सपर्ट हायर कर लो, एक्सपर्ट बुला लो बाहर से, या तो वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में होगा उससे समझ लो, या फिर आप अपना किसी दोस्त को बुला लो, किसी को कि भाई जरा मुझे समझा दे कैसे काम कर रहे हैं, मुझे लग रहा है इस पर डाउट हो रहा है कि कुछ झूठ बोल रहा है, ठीक है। उसके बाद कंस्ट्रेंट्स ऑन द स्कोप ऑफ द ऑडिट दैट इंपेयर द ऑडिटर्स एबिलिटी टू एक्सप्रेस एंड अनक्वालिफाइड ओपिनियन शुड बी सेट आउट इन रिपोर्ट, जैसा बेसिस होगा उसके ऊपर रिपोर्ट बना देंगे। दिस इज स्कोप ऑफ ऑडिट। ओके, नाउ हमने एस्पेक्ट्स जो है वो पढ़ लिए। इसको समझने के बाद टाइप्स ऑफ ऑडिट, तो टाइप्स ऑफ ऑडिट एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, 5 मार्क का एग्जाम में आता है। टाइप्स ऑफ ऑडिट वो ये कहता है कि आपके 2 टाइप के ऑडिट होते हैं, एक जो गवर्नमेंट बोलता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट बोलता है, LIC वाला बोलता है, बैंकिंग वाला बोलता है, कंपनी वाला बोलता है, और भी बहुत सारे लोग हैं, जैसे लीज एग्रीमेंट वाले भी कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि भैया हमें ऑडिट तो चाहिए, जैसे इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ठीक है। उसके बाद चैरिटेबल ट्रस्ट, जैसे सेक्शन 8 में कुछ लोग आते हैं, वो कहते हैं कि भैया हमें तो चाहिए ऑडिट, तो इन केसेस में आपको ऑडिट जो है वो करवाना पड़ता है, पहली बात। नाउ ऑन अ सेकंड पॉइंट ये जहां लॉ ने नहीं कहा, अब वॉलेंट्री ऑडिट करा रहे हैं। सर क्यों करा रहा हूं, सर मुझे लोन चाहिए, कितने का सर, 50 लाख का। बैंक आपको 50 लाख का लोन किस बात पे दे देगी, आपने एक्सेल शीट में बैलेंस शीट बना दी इस बात पे, बिल्कुल नहीं। तो वो कहते हैं एक एक्सपर्ट यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट, CSA CMA किसी से सर्टिफिकेट लेके आओ यार, ताकि हम ये समझ पाएं कि हाँ आप जो कह रहे हो वो सच है। ओके, दिस इज वॉलेंट्री ऑडिट। नाउ कम टू द नेक्स्ट, एडवांटेजेस क्या क्या है सर। एडवांटेजेस के लिए मैं अगेन ये चार्ट ओपन करूंगा, इस चार्ट को जरा देखते हैं। तो सर सबसे पहली बात क्या है कि इसमें 4-5 चीजें शामिल हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दूंगा, उसके बाद आप रीडिंग कर लेना, हो जाएगा। पहला, आपके एम्प्लॉय को उठा लेते हैं, आपका एम्प्लॉय आपसे खुश नहीं है। सर क्यों खुश नहीं है, क्योंकि उसको लगता है आप सैलरी नहीं दे रहे हो, और आप सैलरी ना देने का बहाना ये कर रहे हो सर प्रॉफिट नहीं हो रहा। तो आप ये कहोगे, एम्प्लॉय कभी नहीं मानेगा, बट एक चार्टर्ड अकाउंटेंट सिग्निफाई कर देगा, उसको साइन करके दे देगा, सर्टिफाई कर देगा, तो वो बंदा मान जाएगा कि हाँ बाबूजी बोल रहे हैं तो सच बोल रहे होंगे, मैनेजमेंट को तो भरोसा नहीं है मेरे को। तो ये मोरल उनका चेक हो जाता है कि हाँ भैया कंपनी सच बोल रही है। दूसरी बात है, डिस्प्यूट सेटलमेंट में हेल्प करता है। अब एम्प्लॉय जो है चला रहा है, हमारी मांगे पूरी करो भाई पूरी करो। अरे भाई कैसे करें, हमारे पास प्रॉफिट ही नहीं है। अरे सर आप झूठ बोल रहे हो, हाँ आप ये आपने कार तो ली, अरे भाई मैंने नहीं ली है, आना जाना होता है इतना दूर लेनी पड़ती है, वरना फिर रोज का किराया भरना पड़ेगा 5,000 रुपये मेरे को, हमें नहीं पता सर, हमें तो प्रॉफिट चाहिए। तो अब इस जगह पे मैनेजमेंट सच बोल रही है या एम्प्लॉय को, किसको सपोर्ट किया जाए। तो अगर एक सर्टिफिकेट सर्टिफाई कर दिया किसी भी प्रोफेशनल ने, लेट सपोज एग्जांपल लेते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट ने अगर उसको सर्टिफाई करके बोला है कि नहीं ये बंदा सच बोल रहा है, इस केस में एम्प्लॉय को भी मानना पड़ेगा, डिस्प्यूट सॉल्व हो जाएगा कि अगर प्रॉफिट है तो आप दे दो, नहीं है तो बोनस एक्ट के अकॉर्डिंग आप मत दो, दैट्स इट। और बोनस एक्ट देखो वो कंप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हो सकता है वो झूठ बोल रहा हो,
तो बोनस एक्ट उनके ऊपर लगता है नहीं लगता है, हर चीज़ अगर वो बोलेगा तो हम मान लेंगे, ठीक। और क्या सर टैक्स भरने में आसानी होती है सर। कैसे? अगर आपको पता चल जाए फाइनेंशियल स्टेटमेंट कितनी है, प्रॉफिट कितना है, क्या है, तो आप फाइनली अपना टैक्स जो है वो टाइम से भरोगे, आपके रिटर्न्स वगैरह सीए वगैरह आसानी से भरवा देगा। और सर क्या है सर, वेस्टेज ऑफ लॉसेज जो होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं सर। क्यों? अगर मान लो ऑर्गेनाइजेशन में कुछ गलत हो रहा था और सी आया, सी को पता चला अरे सर वो तो आपके 5,000 रुपये रोज बेसिस पे निकाल लेते हैं और शो करते हैं कि हम चाय पी रहे हैं। 5,000 की चाय कौन पीता है मेरे भाई? झूठ बोल रहे हो तुम, फेक बिल्स हैं। तो मैनेजमेंट को पता चलता है ओहो ये तो कल के आए छोकरे हमें पाठ पढ़ा रहे हैं यार, लॉस कर दिया। 5,000 एक का मतलब महीने का 1.5 लाख रुपए का वो गैम्बलिंग कर जा रहे हैं, घोटाला कर जा रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट में आप लिख सकते हो, ठीक है। ओके, नाउ माय डियर फ्रेंड, इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट। सर देखो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और लिटरली मैं इसे बड़ी शिद्दत से पढ़ाना चाहूँगा आपको। और 34 मिनट्स में 5 मिनट 10 मिनट और 2 चैप्टर फिनिश। इनहेरेंट लिमिटेशन में ये आता है कि देखो भैया क्या कमियां हैं ऑडिट में, कि आपने कहा हम ट्रू एंड फेयर देंगे 100%, आप बोलते हो हम रीजनेबल एश्योरेंस देंगे, 100% एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं देंगे। क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, सर एब्सोल्यूट एश्योरेंस क्यों नहीं दे रहे, रीजनेबल क्यों दे रहे हो? एब्सोल्यूट मतलब 100%। गंगा जल में धो के निकाली आपने, एकदम पवित्र हो गई, मतलब हमारी गंगा माता की तरह। ऐसा क्यों नहीं है? ऐसा है कि आप रीजनेबल दे रहे हो कि भैया हमने पूरी कोशिश की, हमने पूरा ट्राई किया, लेकिन हम 100% नहीं बोल सकते, हम लेस देन 100% ही बोलेंगे कि हमने कोशिश की है, जो भी सर्कमस्टांस के अकॉर्डिंग बेटर लगा वही हम बोल रहे हैं और यही सच है अभी के हिसाब से जो हम चेक कर पाए। तो यही है, ऐसा क्यों? क्वेश्चन है व्हाई यू टेलिंग दिस। आप फीस ले रहे हो, आप टाइम ले रहे हो, आप चेक कर रहे हो, फिर भी आप बोल रहे हो ऐसा क्यों सर? ना, पहला पॉइंट इनहेरेंट लिमिटेशन में कि जो भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क आप लगा रहे हो, लगाने वाला कौन? मैनेजमेंट। इंटरनल कंट्रोल बनाने वाला कौन? मैनेजमेंट है। ओके सर, उसको कंप्लाई करने का काम किसका? सर मैनेजमेंट का। डे टू डे उसको रेगुलेट करने का काम किसका? सर मैनेजमेंट का। अब मैनेजमेंट ही चाहती है धोखा करना, तो उन्हें कोई रोक नहीं सकता। ऑडिटर इज नॉट अ वॉच डॉग, खुशबू लेके नहीं पहचानेगा कि भैया यहाँ फ्रॉड है या नहीं, उसे भी चेक करना पड़ेगा। और आप ना तो उसे इतने पैसे दे रहे हो, ना तो इतना नेचर है आपके ऑर्गेनाइजेशन का ऐसा, ना तो आपकी टाइप ऑफ एंटिटी ऐसी है कि वो इतना एक्सटेंट में जाके काम करे। आप 500 रुपये दे के बोल रहे हो साइन कर दो रिपोर्ट, और उसमें भी आप चाहते हो कि वो 50 दिन लगाए और चेक करे कि काम कैसा हुआ है। पॉसिबल नहीं है, इनहेरेंट लिमिटेशन। दूसरी बात, जो भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में यूज हो रही हैं चीज़ें, यूज हो रही हैं, एजम्पशन यूज हो रही हैं, जो भी प्रिजम्पशंस लगाए जा रहे हैं, जो भी मेथड लगाया जा रहा है, वो एंटिटी अपना खुद से लगाती है, ठीक है। उसके बाद है कि भैया अदर मैटर्स में आप फ्रॉड करना चाहते हो, आप कर सकते हो, और ऐसा भी हो सकता है इतना डीप फ्रॉड किया है कि ऑडिटर कभी वहां पहुंच ना पाए। दूसरी चीज आती है टाइम एंड कॉस्ट की, कि भैया एक तो समय बहुत कम होता है और पैसे भी आप कम देते हो, तो पॉसिबल नहीं है। पैसे ज्यादा दोगे तो मैं अपने 2-4 और एक्स्ट्रा स्टाफ को हायर कर लूंगा, फिर भेज दूंगा आपके यहाँ, लेकिन आप पैसे नहीं दोगे तो कैसे चलेगा? और टाइम मेरे पास होता है कम। आप बोले सर 5 दिन में चाहिए, अब 4 ही दिन काम करने के लिए दिए, कैसे कर दूंगा मैं 100% सही? मैं भी स्टैटिक्स यूज करूंगा, सैम्पलिंग यूज करूंगा, जितना हो पाएगा उतना कर दूंगा। सर एक ऑडिटर की क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए? तो सर क्वालिटी ऑफ ऑडिटर में आप कह सकते हो वही सारी बातें जो आपने पढ़ा, कि सबसे पहली बात इंडिपेंडेंस होना चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए, ड्यू कॉम्पिटेंस एंड केयर होनी चाहिए, प्रोफेशनल स्केप्टिज्म होना चाहिए। सारी क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर है, आप लिख सकते हो, नो इशू। ये आपको क्वेश्चन बैंक में भी जो आपको सेकंड मॉड्यूल मिला होगा न्यू सिलेबस में वो होगा, और ओल्ड सिलेबस को शायद नहीं मिला होगा, तो मैं कह नहीं सकता, ठीक है। एक बार आप बात कर लेना। वैसे जो है मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ। बुक के अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूँ, ओल्ड सिलेबस को भी चाहें तो दोनों बुक्स ले सकते हैं, न्यू सिलेबस के पास तो 2 बुक है ही है। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है? न्यू सिलेबस और ओल्ड सिलेबस में 2-4 चैप्टर का फ़र्क है। जैसे चैप्टर नंबर 6 जो है वो ओल्ड सिलेबस को इस बुक का अप्लाई नहीं होगा। 1 to 8 में सिर्फ चैप्टर नंबर 6 अप्लाई नहीं होगा, बाकी सारे अप्लाई होंगे। फिर आप पे बैंकिंग अप्लाई नहीं होगा। 1-2 चैप्टर हैं जो अप्लाई नहीं होते, बाकी सिलेबस सेम है, मतलब 85% सिलेबस सेम है। अगर आप लेना चाहते हैं तो विजिट कर लेना वेबसाइट, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। ठीक, देख लेते हैं सर कुछ रह तो नहीं रहा? नहीं सर, चैप्टर खत्म हो गया, ठीक। ओके, तो इसी के साथ सर हमने विथ इन 37 मिनट्स चैप्टर खत्म कर लिया है। अलविदा चाहूंगा, विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय। ओके, वन थिंग, ये बुक जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप बाय कर लेना, आपको फॉरवर्ड हो जाएगी। और दूसरी चीज़, अगर आपके पास बुक है तो जैसे हमने किया रिवीजन इसी वे में आपको करना है। एक चीज़ और जो आपके लिए गुड न्यूज़ है, हर चैप्टर के एंड में MCQ डाल रखे हैं सर, ठीक है सर, ये आपको करके जाने हैं।
और मैं श्योर हूँ अगर इतने MCQ कर लिए आपने, आपकी ऑडिट की बुक में तकरीबन 250 से 300 MCQ हैं, और इतना आपने कर लिए तो मुझे नहीं लगता कि ICAI से बाहर का कोई क्वेश्चन पूछेगी। ठीक है, विश ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट में। और हाँ, इस वीडियो को मैं यूट्यूब पे ही पोस्ट करूँगा, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ऑडिट कैसा लगा। ओके, थैंक यू।